हेलो विद्यार्थियों, तो बायोलॉजी के आज के इस लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के जितने भी शेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच गए थे वो आज सारे आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक बार जो अब तक रिपीट हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बीटी जीव विष यहाँ पर जो है वो किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटी जीव विष जो है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो ये किसके द्वारा उत्पादित होता है, हमेशा जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। तो यहाँ पर जो है जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस जीवाणु द्वारा। तो कभी कभी उस जीवाणु का नाम पूछा जाएगा और कभी कभी केवल ये विकल्प में दिया जाएगा कि बीटी जीव जो है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो जीवाणुओं द्वारा उत्पादित होता है। और किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, तो ये आपको याद रखना है, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, इस यहाँ पर जो है जीवाणु के द्वारा ये उत्पादित होता है। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य की इंसुलिन में जो सी पेप्टाइड है, तो याद रखिएगा मनुष्य की इंसुलिन में जो ये सी पेप्टाइड होता है ये आपका जो है प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से जब इंसुलिन बनाया जाता है तो उस समय ये हटा दिया जाता है। जो आपका सी पेप्टाइड है ये इंसुलिन बनाते समय क्या होता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया आपका ये सही माना जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से जब इंसुलिन बनाया जाता है तो उस समय आपका जो सी पेप्टाइड होता है ये हटा दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी। यहाँ पर जो है पहली जीन चिकित्सा जो है वो किस रोग के उपचार में की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर एडीए की कमी से होने वाला आपका SCID रोग, इस रोग के उपचार में सबसे पहले यहाँ पर जो है वो जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एडीए ये होता क्या है, तो याद रखिएगा एडीए का मतलब होता है एडिनोसिन डी एमिनेज। याद रखिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज। कभी कभी इसका नाम भी पूछा जाता है कि एडीए का पूरा नाम लिखिए, तो याद रखिएगा एडिनोसिन डी एमिनेज होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही आ गया, लिखा है एडीए का पूरा नाम है यहाँ पर जिसकी जो है SCID रोगियों में न्यूनता होती है। तो यहाँ पर बात हुई है एडीए का पूरा नाम, अभी मैंने बताया क्या होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज, ये यहाँ पर जो है इसका पूरा नाम होता है। तो इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है ह्यूमिलन का, इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन का और थायमोसिन का। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है इन सभी का औद्योगिक उत्पादन जो है वो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। एग्जाम में मिलेगा तो आपको सारे विकल्प टिक नहीं करने, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए टिक कर देता हूँ केवल, ठीक है, कि ये सभी जो है यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जो है उत्पादित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही कौन सा माना जाएगा, डी, यानी कि इन सभी का। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि क्राई प्रोटीन्स नियंत्रित करने में सहायक होता है। जो आपका क्राई प्रोटीन्स होता है ये किसको नियंत्रित करने में सहायक होता है, तो यहाँ पर दिया गया आपको कपास के मुकुल क्रमिको, इसको यहाँ पर जो नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके अलावा मक्का छेदक को, इसको भी ये नियंत्रित करता है। तंबाकू का कलिका कीट, इसको भी ये नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका जो विकल्प नंबर डी होगा ये आपका यहाँ पर जो है सही होगा। तो क्राई प्रोटीन्स जो है वो इन सभी को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसके बाद अगला दिया गया है कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो जीनी अभियांत्रिकी से जो है सुनहरा चावल प्राप्त होता है। याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है, सुनहरा चावल, ये आपका जो है जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। किस पदार्थ का संश्लेषण जो है वो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है मानव वृद्धि हार्मोन का, इसका किया जाता है। इंसुलिन का भी किया जाता है और इंटरफेरॉन इसका भी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी जो है ये आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बीटी कपास है
यहाँ पर जो बीटी कपास है ये आपका क्या होता है, तो बीटी कपास जो है एक पारजीनी पादप होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, यानी कि एक पारजीनी पादप, ये आपका बीटी कपास है। इसके बाद अगला दिया गया है कि रुधिर के थक्के को गलाने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित पदार्थ है। किसकी बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है रुधिर के थक्के को गलाने के लिए। तो याद रखिएगा कि रुधिर के थक्के को गलाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए दिया गया है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग कहाँ होता है, कृषि क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, वैक्सीन निर्माण में, और इसके अलावा ट्रांसजेनिक जीवों के निर्माण में, इन सभी में होता है। तो यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। तो याद रखिएगा जो आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया बीटी कपास, ये भी आपका आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, बीटी मक्का ये भी है आपका, गोल्डन राइस ये भी आपका है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी जो दिया गया है ये सभी, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस पदार्थ का संश्लेषण जो है वो जीनी अभियांत्रिकी द्वारा जो है औद्योगिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ पर जो है मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अभी मैंने बताया था, इंटरफेरॉन, इन सभी का जो है यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर जो है उत्पादन वो संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि पौधों में अपतृणाशी प्रतिरोधक जीन है। तो प्रतिरोधक जीन जो होता है आपका वो जीएसटी होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर घ दिया गया है ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, आनुवांशिक रूपांतरण। तो याद रखिएगा पहला दिया गया विकल्प कि आनुवांशिक रूपांतरण जो है ये फसलों को सूखा व ठंड के प्रति जो है अधिक सहिष्णु बनाया है इसने। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। इसके अलावा आनुवांशिक रूपांतरण जो है वो रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता को कम करता किया है, ये भी बिल्कुल सही है। आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि किया है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर भी आपका विकल्प नंबर डी यानी कि जो घा दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अब आपका अगला चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, या फिर यही क्वेश्चन अलग प्रकार से आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं। जैसे कि बात हुई है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, इसके अलावा स्यूडोमोनास। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये सभी जो पौधे हैं आपके ये दलहनी पौधों की जड़ें में पाए जाते हैं। ये लोग याद रखिएगा ये जो दिए गए हैं यहाँ पर सहजीवी संबंध हैं ये आपके दलहनी पौधों की जड़ों में जो है पाए जाते हैं, ये लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे बोला जाता है सहभोजिता। ये आपकी सहभोजिता की सीधे सीधे यहाँ पर परिभाषा दे दी गई है, बस याद रखिएगा कि सहभोजिता किसे कहते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना ही हानि होता है, उससे सहभोजिता बोला जाता है, ये लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। तो याद रखिएगा कि ठंडी जलवायु में रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनके अंग छोटे और यहाँ पर शरीर के उपांग, याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो पहला विकल्प है यानी कि छोटे अंग और शरीर के उपांग होते हैं सामान्यतः, ये लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लाइकेंस जो पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने से सक्षम है वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो याद रखिएगा ये सहजीवी सहचर्य कौन सा होता है आपका, शैवाल और कवक, यानी कि यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर विकल्प नंबर बी दिया गया ये आपका सही होगा, यानी कि शैवाल और कवक, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाइकेंस में
फंगस तंतु जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेंस में जो है जो फंगस तंतु होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं वायु से, शैवालों से, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा ये जो फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं ये आपके शैवालों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? शैवालों से प्राप्त करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पारिस्थितिकी सिद्धांत की बात हुई है तो इसका प्रतिपादन जो है वो एजी टेंसले द्वारा किया गया, यानी कि यहाँ पर इसका जो पहला विकल्प है एजी टेंसले, ये आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो यहाँ पर इससे संबंधित भारतीय वैज्ञानिक आर मिश्रा हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कौन है? आर मिश्रा, जिन्हें यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता था प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पूरा नाम क्या है? रामदेव मिश्रा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आर मिश्रा मतलब रामदेव मिश्रा। तो इन्होंने जो है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित ये वैज्ञानिक है आपके रामदेव मिश्रा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वही क्वेश्चन है, केवल अलग तरीके से दिया गया है। तो किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जनक के रूप में यहाँ पर जो है रामदेव मिश्रा यानी कि आर मिश्रा को जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वपारिस्थितिकी क्या है? स्वपारिस्थितिकी है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्वपारिस्थितिकी की, ये होती क्या है यहाँ पर कि स्वपारिस्थितिकी है क्या? तो आप बता सकते हैं कि किसी भी प्राणी या फिर किसी एक जाति के एवं उनके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वही आपका कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। याद रखिएगा। अगर यहाँ पर मैं विकल्प की बात करूं तो यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर बी दिया गया, यानी कि जीव का पर्यावरण से संबंध, यही जो है आपका स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि पारिस्थितिकी निकेत क्या है। यहाँ पर बात हुई है पारिस्थितिकी निकेत की। तो यहाँ पर किसी जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान एवं उसकी क्रियाशीलता को जो दर्शाता है वही आपका पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि किसी समुदाय के जीव का जैविक पर्यावरण में स्थान, ये जो है आपका पारिस्थितिकी निकेत कहलाता है। अगला यहाँ पर है इकोटॉन है। इकोटॉन यहाँ पर क्या होता है? तो याद रखिएगा इकोटॉन जो है एक क्षेत्र यानी कि एक स्थान है। आप बता सकते हैं कि इकोटॉन जो है वह स्थान, वह क्षेत्र है जहाँ दो प्रमुख समुदायों का सम्मिश्रण होता है। यहाँ पर जो है दो प्रमुख समुदायों का सम्मिश्रण होता है। तो ये एक स्थान यानी कि एक स्थल है। तो यहाँ पर जो है दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल, ये आपका इकोटॉन कहलाता है। तो विकल्प नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है कि चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है। तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पर 0.002 mm से कम होता है चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो मरुस्थलीय पौधे का नहीं है। इनमें से कौन सा लक्षण है जो यहाँ पर मरुस्थलीय पौधे का जो है नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया पत्ती पर मोटी उपत्वचा होती है। इसके अलावा रंध्र गहरे गर्त में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा दिया गया पत्तियों का कार्य तना करने लगता है। इसके अलावा जो है पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो होगा ये आपका सही होगा। यहाँ पर क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है वो मरुस्थलीय पौधों का नहीं है। तो ये आपका मरुस्थलीय पौधों का लक्षण है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ये दिया गया कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर जो है मरुस्थलीय पौधे का लक्षण नहीं है। इसके बाद देखिए अगला, पारिस्थितिकी अनुकूलन पाया जाता है। तो पारिस्थितिकी अनुकूलन जो है आपका ये जलोद्भिद पौधों में भी पाया जाता है और मरुद्भिद पौधों में भी पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी माना जाएगा सही, जहाँ पर लिखा है ए और बी दोनों। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी अनुकूलन जो होता है ये आपका जलोद्भिद पौधों में भी पाया जाता है और मरुद्भिद पौधों में भी पाया जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर यानी कि पारितंत्र की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
इसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसके पहले चैप्टर में भी आपका ये क्वेश्चन दिया गया था, एजी टेंसले। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको मैंने भी आपको बताया था यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, ये याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, एक दिशा में होता है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास अभी मैंने बताया 0.02 mm से कम होता है। ये दोनों चैप्टर में शायद दिए गए थे क्वेश्चन, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई यहाँ पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्पादक, ये जो है आपका खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होती है उत्पादक, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार जो है किसकी आवश्यकता होती है, जल की, वायु की, ऊर्जा की। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो लगातार यानी कि निरंतर होती है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उत्पादक। याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला में मनुष्य तो आपका उपभोक्ता ही होता है, यहाँ पर मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही होगा। अगला यहाँ पर है कि पोखर पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर कौन जो है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक है, दिया गया है शैवाल, कवक, इसके अलावा विषाणु और जीवाणु। तो शैवाल यहाँ पर जो है आपका ये प्राथमिक उत्पादक होता है आपका शैवाल, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि यदि जैव मंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभावित होने वाले होंगे। यानी कि अगर CO2 हटा लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर कौन प्रभावित होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, इसके अलावा दिया गया है द्वितीय उपभोक्ता और यहाँ पर तृतीय उपभोक्ता। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे पहले प्रभावित होंगे उत्पादक, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 20 जो है आपका सही होगा। जब CO2 को वायुमंडल से हटा लिया जाएगा तो सबसे पहले प्रभावित कौन होगा, उत्पादक। इसके बाद अगला है कि एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। एक झील में जो द्वितीय पोषण स्तर होता है वो क्या होता है, पादप प्लवक, इसके अलावा प्राणी प्लवक। याद रखिएगा इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है प्राणी प्लवक, यहाँ पर याद रखिएगा प्राणी प्लवक जो है आपका ये एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है, सर्प, मेढक, चूहा, बाज। तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता आपका कौन होगा यहाँ पर, चूहा, क्योंकि चूहा जो होता है आपका ये पादप, अनाज, फल, इसके अलावा आदि को जो है ये सीधे खा सकता है। यहाँ पर ये जो है चूहा आपका जो है यहाँ पर पौधे, फल, अनाज इन सभी को सीधे खा सकता है। तो ये आपका शाकाहारी अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता होगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात हुई द्वितीय उत्पादक है। यहाँ पर जो है द्वितीय उत्पादक है शाकाहारी शाकभक्षी उत्पादक, मांसाहारी मांसभक्षी कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा द्वितीय उत्पादक आपके यहाँ पर जो है वो शाकाहारी शाकभक्षी, यानी कि इसका पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में आंतरिक ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य होता है। आंतरिक ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि पौधों की पत्तियों पर आपतित सौर ऊर्जा में से लगभग कितनी प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिएगा पौधों की पत्तियों में आपतित सौर ऊर्जा में से लगभग कितनी प्रकाश संश्लेषण में जो है रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो 2 से 10% होता है। कितना, 2 से 10%, यानी कि यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया आपका 2 से 10%, ये आपका सही होगा। अगला यहाँ पर है कि संख्या का पिरामिड होता है। संख्या का जो पिरामिड होता है वो सीधा या फिर उल्टा होता है, सीधा या फिर उल्टा होता है आपका संख्या का पिरामिड। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव जो है वो किस गैस का उपयोग करते हैं।
तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का, यानी कि यहां पर इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिए इस चैप्टर की बात करूं तो यहां से ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित ही आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। तो यहाँ पर याद रखिएगा सारस। सारस जो होता है आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर वो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित ही होते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनिन संकटग्रस्त नहीं है? लाल पांडा, कस्तूरी मृग, नील गाय, इसके अलावा भारतीय बब्बर शेर। तो यहाँ पर आप लोगों ने नील गाय देखा होगा। नील गाय जो है आपका ये स्तनिन संकटग्रस्त नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा आपका नील गाय। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है, इसे बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोला जाता है? स्वस्थानीय संरक्षण। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। यहाँ पर प्राकृतिक वास स्थान में जो है जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला यहाँ पर है कि घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? अब ये आपको जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पर कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस प्रदेश में है? तो ये आप लोग याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए अगला यहाँ पर है कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में जो है एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास स्थान जो है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में आपका। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? इनमें से कौन जो है आपका यहाँ पर दिया गया है? इंडो बर्मा, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप। इनमें से कौन जो है जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप ये आपका जो है जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है आपका? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल। तो ये आपका लखनऊ में ही स्थित है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी जो है आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी भारत की एक आपदाग्रस्त प्रजाति है? इनमें से कौन सी जो है भारत की एक आपदाग्रस्त प्रजाति है? यहाँ पर लिखा है राउ ओल्फिया सर्पेंटाइना, इसके अलावा सेंटेलम अल्बम यानी कि चंदन, साइकस बेडोमी, ये सभी यहाँ पर जो है भारत की एक आपदाग्रस्त प्रजाति है, यानी कि इसका विकल्प नंबर डी जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है? यहाँ पर दिया गया प्रजातियों की बड़ी संख्या, स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता, इसके अलावा बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां और पर्यावरणों का विनाश। तो हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है आपका बड़ी संख्या में बाह्य प्रजातियां, ये जो है आपका हॉटस्पॉट का मुख्य गुण नहीं है, ये लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि निम्न में से कहाँ आपको पिचर प्लांट मिल सकता है? पिचर प्लांट जो है आपको कहाँ पर मिल सकता है? तो पिचर प्लांट जो है आपका पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा पिचर प्लांट? पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वनों में मिलता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है, या फिर यही क्वेश्चन भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी मैंने बताया था आर मिश्रा, यानी कि यहाँ पर जो है रामदेव मिश्रा। विकल्प नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। अगला देखिए अगला यहाँ पर है कि एक सींग वाला गैंडा यानी कि राइनोसिरस किस अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय पार्क में विशिष्ट रूप से पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है काजीरंगा में। किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है? तो ये आपका जो है काजीरंगा में पाया जाता है, ये लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए भारत में अभ्यारण्यों की
कुल संख्या है तो भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या जो है वो लगभग 515, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए यहाँ पर जो है ये सही हो जाएगा। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो लगभग जितने ही भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आप सभी को। अब बाकी जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो वहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप सभी को यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाऊंगा। धन्यवाद।